जय हिंद दोस्तों। तो आज क्लास 10 का मॉडल पेपर पुनः एक बार लेकर आया हूँ। इससे पहले हम लोग मॉडल पेपर के शेष सवालों को हल किया है। आज हम आगे हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि 5 प्रश्नों को हल कीजिए और इसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया है। तो मैं 6 बताऊंगा, लेकिन आपको परीक्षा में किन्हीं 5 प्रश्नों को ही हल करना होता है। तो मैं 6 प्रश्नों को हल करूंगा। पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि करने में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के सवालों को मैं बताया है कि विरोधाभास विधि द्वारा हल करेंगे। तो हम मान लेते हैं, माना करणी में 5 एक परिमेय संख्या है। हम इसका उल्टा मान लेते हैं, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तब इसे a बाई बी के रूप में, a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां a और b पूर्णांक हो और b नॉट इक्वल टू 0। तो यदि हम करने में 5 को एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो इसे a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि परिमेय संख्याओं को a बाई बी के रूप में लिखा जा सकता है और a और b पूर्णांक होना चाहिए, b नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। माना a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्याएं हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। तो हमने मान लिया है कि a और b सहअभाज्य संख्या है, अर्थात a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, 1 के अलावा कोई और संख्या नहीं है। तो a और b को हम लोगों ने सहअभाज्य मान लिया। तब क्या हो जाएगा, तब करणी में 5 बराबर हो जाएगा a बाई बी। वर्ग कर देते हैं, वर्ग करने पर ये वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 5, ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, बराबर a स्क्वायर। यहां से ये पता चल रहा है कि 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है, अतः 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है, गुणनखंड है। जब 5 a स्क्वायर का गुणनखंड है तो हम लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि 5 a का भी गुणनखंड होगा, तब 5 a का भी गुणनखंड होगा, गुणनखंड होगा। तो 5a का भी गुणनखंड होगा। अब कोई संख्या किसी संख्या का गुणनखंड है, जैसे मान लीजिए 5a का गुणनखंड है, तो हम लिख सकते हैं, तब माना a बराबर 5k। 5a का गुणनखंड है, 5a का गुणनखंड है, तो a बराबर हम 5k मान सकते हैं, जहां k कोई पूर्णांक है, k कोई धनात्मक पूर्णांक है। हमने k कोई धनात्मक पूर्णांक ले लिया। अब a की वैल्यू समीकरण 1 में रख देते हैं। a का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा जाए तो 5b स्क्वायर है, क्या है, 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर का मान हमने रखा 5k का स्क्वायर। आप इसे हल करेंगे तो 5b स्क्वायर, ये 25k स्क्वायर, 5 × 5 = 25 हो जाएगा,
अर्थात बी स्क्वायर बराबर 5k²। यहाँ से ये पता चला है कि 5 जो है बी स्क्वायर का गुणनखंड है। अतः 5 बी स्क्वायर का गुणनखंड होगा। तब यह b का भी गुणनखंड होगा। b का भी गुणनखंड होगा। तो यहाँ पर आया है कि 5 a का गुणनखंड है और यहाँ पर आया है कि 5 b का गुणनखंड है। इसका मतलब कि 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अतः 5 a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो 5a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है और यहाँ पर हम माने हैं कि a और b सअभाज्य संख्या है। ठीक है, तो a और b का एक के अलावा और कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो सकता। तो यह संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है कि क्या कल्पना गलत है? यह विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। और विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? क्योंकि हम कल्पना ही गलत माने हैं। अतः हमारी कल्पना गलत है कि कारण में 5 एक परिमेय संख्या है। तो यह परिकल्पना गलत है। तो सही क्या होगा? तब क्या होगा? कारण में 5 एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें प्रूफ भी करना था, दिखाना था, हमें एक प्रूफ भी करना था। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैं 3 सवाल पुनः लिया है। तो मैं सबसे पहले इस सवाल को हल करूंगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है और योगफल 400 है, तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हमको पदों की संख्या नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं, माना पदों की संख्या हम मान लेते हैं, पदों की संख्या n मान लेते हैं। और यहाँ पर सार्वंतर भी हमें नहीं पता है, तो सार्वंतर हम मान लेते हैं d। ये हम लोगों ने मान लिया। पदों की संख्या n और सार्वंतर हम लोगों ने d मान लिया। चलिए, हमको दिया है कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद a है। a बराबर हम लोगों को दिया है 5। अंतिम पद दिया है, अंतिम पद l बराबर दिया है 45 और योग n पदों का योग दिया है Sn बराबर दिया है 400। तो यल बराबर क्या फार्मूला होता है? यल बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यल का मान 45, a का मान 5, n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें ज्ञात करना है। यह प्लस 5 है, इधर आएगा माइनस 5। 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 इंटू डी। 45 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा? 40 n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमारा योग दिया है तो इसका फार्मूला लगाते हैं। तो Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है। तो Sn बराबर हमारा कितना दिया है? 400 दिया है। n की वैल्यू यहां से हम लोग निकाल सकते हैं। n की वैल्यू, तो n की वैल्यू निकाला जाए तो ये आ जाएगा 400। n की वैल्यू आप निकालेंगे तो ये d गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग में, तो 400 बाटा में d हो जाएगा, माइनस 1 है, इधर आ जाएगा प्लस 1, तो ये n की वैल्यू हो जाएगी। तो ये हो जाएगा, ये 40
40 बटा में क्या है d प्लस 1, ये मान है आपका n का मान है और पूरे का बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं 2a, तो 2 और a की वैल्यू 5 है तो हमने 5 लिखा प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितना है 40 है तो हमने 40 लिखा। अब ये दो भाग में इधर आ जाएगा गुणा में तो 800 हो जाएगा, ये 800 हो जाएगा, ये 5 दूना के 10 तो 40 और ये 10 50 हो जाएगा, 50 गुणा में है इधर आ जाएगा भाग में, बचेगा क्या 40 बटा में d प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा, 16 5 80, ये 16 हो जाएगा 16, इसको आप इधर लेकर आ जाएंगे तो -1 हो जाएगा और बराबर 40 बटा में क्या आ जाएगा d, 16 में से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 15 और ये हो जाएगा 40 बटा में d, ये d इधर आ जाएगा, d हमारा इधर आ जाएगा तो d बराबर आ जाएगा 40 बटा में 15, 5 से कटा देता है तो 5 8 40 और 5 15, d की वैल्यू आ गई 8 बटा 3। तो यहाँ पर d की वैल्यू रख देते हैं हम लोग, चाहे यहाँ पर रख देते हैं समीकरण 1 से, तो d की वैल्यू रखा जाए तो 40 और d की वैल्यू यहाँ पर रख देता हूं मैं 8 बटा 3 और ये +1 और ये हो जाएगा n, तो ये 3 चला जाएगा ऊपर, 40 गुणे 3 बटा में 8 प्लस 1 बराबर n, 8 5 40, 5 15 1 16, तो n की वैल्यू आपकी आ गई 16। तो हमें n का मान पूछ रहा था और सारांतर, तो सारांतर 8 बटा 3 हो जाएगा और n का मान क्या हो गया 16 हो गया। तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इस सवाल को हल करते हैं। लिखा है कि बिंदु P बिंदु A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो मान लेते हैं हम लोग, बिंदु P 3/4 और 5/12 A 1/2 3/2 और B बराबर 2 -5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करता है। तो हम लोगों ने मान लिया है कि यम संबंध n के अनुपात में विभाजित करता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि यह बिंदु A हो गया और ये दिया है 1/2 और 3/2, ठीक है, और यह बिंदु B है 2 है और -5 है। यह बिंदु हमने मान लिया है P 3/4 और ये 5/12 और ये अनुपात हमने मान लिया है m संबंध n, ठीक है। तो यह पहला बिंदु है तो x1 y1 मानते हैं, इस बिंदु को हम मानते हैं x2 y2 और यह बिंदु हमारा xy का काम करता है। तो हमारा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है x बराबर, कोई एक सूत्र हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, या तो x बराबर अप्लाई करेंगे या y बराबर, तो हमारा रेशियो निकल जाएगा। तो x बराबर होता है क्या, m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। तो यहाँ पर रेशियो मैंने m और n माना है, आप चाहेंगे तो इसे m1 और इसे क्या मान सकते हैं m2 मान सकते हैं। तो यही मान लीजिए m1 और m2 मान लीजिए, क्योंकि इसी रूप में हमारा क्या है फार्मूला है। तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है 3/4, m1 की वैल्यू m1 है, x2 की वैल्यू 2 है, प्लस m2 की वैल्यू हमें निकालना ही है और x1 की वैल्यू यहाँ पर x1 की वैल्यू है 1/2 और बाटा में m1 प्लस m2 है तो हम लिखेंगे m1 प्लस m2। ये भाग में है, इधर आ जाएगा गुणा में, तो गुणा करेंगे तो 3m1 आ जाएगा 3m1 प्लस
प्लस 3m2 गुणा करेंगे 3m2 बराबर 4 का गुणा करेंगे तो 4 दूना के 8m1 और 4 से इसमें गुणा करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा 2m2। अब m1 को एक तरफ करते हैं, m2 को एक तरफ, तो 3m2 इधर आ जाएगा तो -2m2 बराबर 8m1 और इधर 3m1 है। सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। लिखा है कि एक मकान के आधार से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है और मकान के शीर्ष से उसी मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है तो मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए चित्र हम लोग बनाते हैं, ये हमारा मकान हो गया, ये मकान हो गया, मकान, इसकी ऊंचाई हम स्मॉल h मान लेते हैं। ये मकान है, इसकी ऊंचाई हम स्मॉल h मान लेते हैं। और ये जो है ये आपकी मीनार हो गई, मीनार हो गई, ये मीनार, ये मान लेते हैं PQ है। इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल H मान लेते हैं, कैपिटल H। ठीक है। अब लिखा क्या है, लिखा है कि एक मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 60 है। ये मकान के आधार से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण ये क्या है, 60 है। और मकान के शीर्ष से, ये मकान का शीर्ष है, मकान के शीर्ष से उसी मकान की चोटी का उन्नयन कोण 45 है। तो यहां से ये जो उन्नयन कोण है ये क्या है, 45 है। अब क्या दिया है, यदि मकान और मीनार के बीच की दूरी 30 मीटर है, यह दूरी आपको दिया है 30 मीटर, ये तो कह रहा है कि मकान और मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जब यह 30 मीटर है तो इसको मान लेते हैं D मान लेते हैं, यह बिंदु D मान लेते हैं। तो यह भी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा BD भी 30 मीटर हो जाएगा, ये 30 मीटर हो जाएगा। ठीक है। अब ये मैं PD निकालना चाहता हूं, ये पूरा कैपिटल H है, ये स्मॉल h है, तो ये जो डिस्टेंस होगी कैपिटल H माइनस स्मॉल h होगी। ठीक है। तो मैं ये वाला ट्रायंगल लेता हूं, त्रिभुज PDB में, ट्रायंगल PDB में, इसमें हम लेते हैं तो tan 45 मैं लेता हूं, tan 45। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। इस कोण के लिए यह लंब का काम करेगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h, और ये आधार का काम करेगा 30। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, कैपिटल H माइनस स्मॉल h बटा में 30। ये 30 भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, 30 बराबर कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये हमारा इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। अब हम लोग इसमें लेते हैं, इसमें AQP में, त्रिभुज AQP में, इसमें भी tan 60 लेते हैं। तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ये लंब का काम करेगा कैपिटल H, और आधार है आपका 30। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है √3, और ये h/30, ये भाग में इधर आ जाएगा गुणा में, तो h बराबर हो जाएगा 30√3, ये आ जाएगा मीटर। कैपिटल H का मान निकल गया। अब स्मॉल h का मान निकालना है तो यहाँ पर रख देता है कैपिटल H का मान समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से ये 30 बराबर हो जाएगा कैपिटल H और माइनस स्मॉल h, यह माइनस h है, इधर आएगा प्लस h, और ये प्लस 30 है, उधर जाएगा माइनस 30। अब आप देख रहे हैं कि 30 कॉमन है, ये 30 कॉमन कर लेंगे, तो 30 कॉमन कर लीजिए, तो ये स्मॉल h का मान आ गया। ठीक है। यदि आपके पेपर में √3 की वैल्यू दिया है रखने के लिए, तो आप इसके आगे √3 की वैल्यू रख देंगे। अतः मकान की ऊंचाई, अतः मकान की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, मकान की ऊंचाई ये हो जाएगी 30√3 - 1 मीटर, और मीनार की ऊंचाई
की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, मीनार की ऊंचाई हो जाएगी 30√3 मीटर। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का आंसर का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब एक सवाल है, एक वृत्तखंड ब्रुज को, ये वृत्तखंड ब्रुज है, चांदी के तार से बनाया जाना है। इसको चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 75 mm है। तो चांदी के तार का व्यास दिया है, चांदी के तार का व्यास दिया है, तार का व्यास, चांदी के तार का व्यास दिया है और यह व्यास दिया है कितना, 35 mm दिया है। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये डी दिया है, तो त्रिज्या जो होता है आधा हो जाएगा आर इसका, 35/2 mm हो जाएगा। अब आगे लिखा है कि तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो जो चांदी के तार है उसका प्रयोग इस ब्रुज के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर भागों में बांट रहे हैं, 10 बराबर भागों में बांट गया है जैसा कि इस आकृति में दिखाया गया है। तो कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो चांदी की तार की लंबाई क्या होगा, जो ये किनारा बनाया गया है उसकी लंबाई और ये 5 व्यासों की लंबाई। तो पहला सवाल हो जाएगा, पहला सवाल, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई हो जाएगी, तार की लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई बराबर ब्रुज की परिधि ये हो जाएगा और प्लस 5 गुणे व्यास ये हो जाएगा, क्योंकि चांदी के तार की लंबाई इन व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। तो चांदी के तार की कुल जो टोटल लंबाई होगी इसके परिधि और जो 5 व्यासों की लंबाई है उसके योग के बराबर होगा। तो परिधि बराबर क्या होता है, 2πr होता है और 5 व्यास बराबर होता है 2 × r। तो 2 पाई का मान 22/7 ले लीजिए और r का मान है 35/2 है, प्लस 5 × 2 × r की वैल्यू है ये 35/2। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 7 × 5 = 35। तो 22 × 5 = 110 हो जाएगा। 22 × 5 कितना हो गया, 110 और प्लस 35 × 5 कितना हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 को 5 हासिल 2, 5 × 15 2 17 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको जोड़ लीजिए, 285 और ये हो जाएगा mm। तो चांदी के तार की जो टोटल लंबाई हो जाएगी वह हो जाएगी 285 mm। अब दूसरा सवाल पूछ रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्यखंड जो है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, ये हमें निकालना है। एक त्रिज्यखंड का, दूसरा सवाल मैं अब हल कर रहा हूं, एक त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, केंद्रीय कोण क्या होगा, तो टोटल 360 होता है और इसमें 10 हिस्से हैं तो 10 से भाग दे देते हैं तो 36 अंश हो जाएगा। तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये होता है θ/360 πr²। तो थीटा माने 36 है, बटा में 360 और πr², पाई का मान 22/7 और r का स्क्वायर, तो r यहाँ पर है 35/2 और स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख लेते हैं 35/2। अब कटाते हैं, 600 के 36 और ये हो जाएगा 36 से ही कटा देते हैं, 36 दहा में 360 हो जाएगा, ये 2 से कटा देंगे 11 बार में कट जाएगा, ये 7 × 5 = 35 हो जाएगा और ये 5 × 2 = 10।
अब क्या आ जाएगा, 11 पचे 55 को 5 हासिल 5, 11 33 और 5 क्या हो जाएगा 38, और बाटा में ये हो जाएगा 2 दूना के 4। अब कितनी बार जाएगा, तो 4 9 36, 2 4 छक्का 24, 1 4 दूना के 8, 4 पचे 20। तो ये क्षेत्रफल है, तो ये क्या आ जाएगा, मिमी का स्क्वायर आ जाएगा या वर्ग मिमी। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सवाल है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, तो जैसे ये नाव है ये पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 देखा गया है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण कितना है 30 है। नाव की उसी चाल से 4 मिनट बाद मान लेते हैं बिंदु डी पर आई है, तो पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया है। तो ज्ञात करना है कि नाव को पुल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। तो डी से बी तक जाने में अर्थात वाई दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो मैं बड़े वाले त्रिभुज ले लेता हूं, त्रिभुज ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो tan 30 ले लेता हूं मैं, tan 30 बराबर लंब बटा आधार होता है इसका फार्मूला, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब ये हो जाएगा ए बी और आधार हो जाएगा सी बी। तो tan 30 का मान 1/√3 होता है, ए बी है तो ए बी मैं रहने देता हूं, और सी बी का मान है x प्लस वाई, यह भाग में है, x प्लस वाई किस में है भाग में, इधर आ जाएगा गुणा में। तो x प्लस वाई बाटा में √3, ये हो जाएगा ए बी की वैल्यू, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूं। अब इस वाले त्रिभुज में ले लेता हूं छोटे वाला ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, इस वाले त्रिभुज में लेता हूं tan, इसमें भी लेता हूं तो tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, ये ए बी लंब का काम करेगा और आधार जो है ये y का काम करेगा। tan 60 का मान √3 होता है, ये हो जाएगा ए बी बटा में y भाग में इधर आ जाएगा गुणा में √3y इक्वल टू ए बी, ये इक्वेशन सेकंड मान लिया। 1 और 2 से देख लीजिए, आप कंपेयर कर रही 1 और 2 से, तो ये भी ए बी का मान है, ये भी ए बी का मान है, दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी। तो x प्लस वाई बटा में √3 बराबर √3y, ये गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर 3y हो जाएगा, √3 हो जाएगा, x बराबर 3y, ये प्लस y है उधर जाएगा तो माइनस y, यानी x बराबर ये 2y हो जाएगा। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो x बाई क्या आ गया 2 आ गया। अब देखिए ये दूरी x है, अर्थात x दूरी तय करने में लगा समय कितना है, तय करने में लगा समय कितना है, लगा समय है 4 मिनट, 4 मिनट का समय लग रहा है x दूरी तय करने में। हमको निकालना है y दूरी तय करने में लगा समय, तो y दूरी का मतलब x/2 दूरी तय करने में लगा समय कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर दूरी आधा है तो समय भी आधा हो जाएगा, क्योंकि चाल क्या है समान है। तो 4/2 आधा हो जाएगा, 2 मिनट का समय लगेगा। तो हमसे पूछा है कि नाव को पुल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा, तो नाव को पुल तक पहुंचने में और 2 मिनट का समय लगेगा। अतः नाव को पुल तक पहुंचने में और 2 मिनट का समय लगेगा, और 2 मिनट का समय लगेगा, 2 मिनट का समय लगेगा। आपसे ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि टोटल कितना समय लगेगा, तो 4 मिनट यह समय और 2 मिनट यह, टोटल नाव को पुल तक पहुंचने में कितना लगेगा 6 मिनट का समय लगेगा। तो आप चाहेंगे तो इस सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है।